हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लास में आप हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने कुछ टॉपिक है उनकी स्टडी कर ली है। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहा। ठीक है ना। तो मैं आपको अभी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताऊँगा। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है। इससे पहले आपको एक बात बताना है कि अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो देखो, बात करें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो देखो, इसके पहले आपको मुख्य रूप से वाले 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक आता आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना क्या होता है। रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला होता है अंतः विभाजन सूत्र, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी x को प्राप्त करने का होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में आता है m1 प्लस m2, और y के लिए फॉर्मूला होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। फिर तीसरा फॉर्मूला होता है आपका बाह्य विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र। इसका फॉर्मूला आपका होता है x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, और y का होता है m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। ये आपको याद रखना है बाह्य विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले हो गए आपके। अब चौथा जो फॉर्मूला आता आपका वो आता है यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का। मध्य बिंदु के निर्देशांक, जिसमें अक्ष निकालने का फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 बटा 2, और y का होता है y1 प्लस y2 बटा 2। ये आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो ये तो सबसे पहले आपको सीखने 4 फॉर्मूले। अब अगर आपने इन फॉर्मूलों को नोट कर लिया है तो अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा बेसिकली जानते हैं कि वास्तव में निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, कैसे प्राप्त हुआ, ये आपका शब्द वो कहाँ से आया, किस तरह से है, वो सारी बातें भी हम करने वाले हैं। तो देखो, हम अब इसका जो इंट्रोडक्शन वो पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो इसका मतलब होता है जिस प्रक्रिया के तहत किसी बिंदु की अंतरिक्ष में स्थिति प्रदर्शित की जाए वह प्रक्रिया निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। ठीक है ना। जिस प्रक्रिया के तहत किसी बिंदु की अंतरिक्ष में स्थिति प्रदर्शित की जाए वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। ये तो आपने इसकी देखो परिभाषा के बारे में सीखा है। अब देखो, वैसे आपने देखो यहाँ पर सीखा है कि जो गणित, देखो कुछ उपशाखाएं होती है गणित की। जैसे मान लो बीज गणित पढ़ी आपने, ठीक है। आपने नंबर सिस्टम यानी आपने संख्या पद्धति पढ़ी है, मतलब अलग अलग आपने शाखा गणित की पढ़ी है। आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है, आपने ज्यामिति पढ़ी है, आपने क्षेत्रमिति पढ़ी है, आपने सांख्यिकी पढ़ी है, और आपने जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है। तो ये सारी अपने आप में क्या है, अलग से शाखा ही है। जो निर्देशांक ज्यामिति है
वो गणित की अपने आप में एक अलग से शाखा है। अब देखो ये जितने भी शाखाएं आपने गणित की पढ़ रखी है इनका बारे में आपको वैसे पहले से पता होगा। जैसे बीजगणित में आप क्या पढ़ते हो, कोई भी आप बीज समीकरण पढ़ते हो, जैसे x + 2y है या 3y + k है, ऐसे आप जो पढ़ते हो वह सारा आपका बीजगणित की श्रेणी में आ जाता है। संख्या पद्धति में आप जैसे नंबर पढ़ते हो आप √2 है या 3 + √2 है, यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हो आप, जैसे परिमेय संख्या है, परिमेय सारा वो सिस्टम होता है। त्रिकोणमिति में आप साइन थीटा cos थीटा इनके बारे में पढ़ते हुई। ज्यामिति में आप रेखा गणित के बारे में पढ़ते हो, जैसे मान लो कि आप रेखा है, कोण है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, मतलब इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। और क्षेत्रमिति में आप क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ते हो आप, क्षेत्रफल व आयतन के बारे में, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल है या शंकु का आयतन है, ये सब चीज़ें। सांख्यिकी में आप क्या पढ़ते हो, बहुलक माध्यक वगैरह आप सारा पढ़ते हो, बहुलक माध्यक या प्रायिकता वगैरह सारा था इसमें। अब निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, आप किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करना आप सीखते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी बिंदु के निर्देशांक मान लो 1 2 है या मान लो उसके -3 4 है, ये सारा सिस्टम आप कहाँ पढ़ोगे, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ोगे, ठीक है ना। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति है वो अपने आप में क्या है, गणित की एक अलग से शाखा है। अब ये शाखा आपको प्राप्त कहाँ से हुई, अब देखो बीज गणित को जब आप ज्यामिति में बदलते हो इसमें, यानी जब आप बीज गणित की जो शाखा होती है बीज गणित, उस शाखा को आप जब रेखा गणित में बदलते हो तो उसमें तो बीच में पॉइंट आता है वो किसका आता है, आपका निर्देशांक ज्यामिति का आता है। यानी जब आप बीज गणित को रेखा गणित में कन्वर्ट करते हो तो उसमें एक बीच में पॉइंट आएगा आपका ठहरने का पॉइंट, वो कौन सा होगा, निर्देशांक ज्यामिति। यानी बिना निर्देशांक ज्यामिति के आप बीजगणित को रेखा गणित में नहीं बदल सकते। क्यों, इसका कारण देखिए। अब इसका कारण देखिए एक बार कि भाई बीजगणित और, यानी आप इसको यूँ मान सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति आपकी गणित की कौन सा शाखा है, यानी बीजगणित और रेखा गणित को दोनों को जोड़ने का जो काम करती है ना, वो कौन सी शाखा करती है गणित की, निर्देशांक ज्यामिति है, वो बीजगणित और रेखा गणित दोनों को जोड़ने का काम करती है। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल द्वारा सुधार के जोड़ने का काम क्यों करती है। देखो मैंने यहाँ पर पहले बीजगणित ली, मैंने कोई भी मतलब मैंने बीजगणित के हिसाब से मैंने एक रेखा समीकरण लिया, मैंने x + y = 4 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको मानते हो आप ये क्या है, बीजगणित की समीकरण है, ठीक है ना। अब मैंने बात की रेखा गणित की या मान लो ज्यामिति की बात की मैंने, और इसमें मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक रेखा चाहिए। और रेखा जानते हो आप क्या होती है, रेखा ऐसी होती है आपकी, ये सारी रेखाएं होती है, ठीक है ना, ये सारी क्या है, रेखाएं। मैंने एक तरफ बीजगणित की बात की है, मैंने एक तरफ मैंने रेखा गणित की बात की है। अब मैंने आपको बताया है कि जब आपको बीज गणित को रेखा गणित में बदलना है, यानी एक रेखा में बदलना है, तो बीच में किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत पड़ेगी। निर्देशांक ज्यामिति, इसकी सहायता से आप पहले इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, बाद में आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिया, ये मेरे पास क्या है, एक रेखा का समीकरण है, ये क्या है, रेखा का समीकरण। लेकिन किस रूप में है ये बीजगणित के रूप में है। मेरे को इसको इस ज्यामिति रूप में दिखाना है, तो मेरे को बीच में किसकी जरूरत पड़ेगी, निर्देशांक ज्यामिति। कैसे पड़ेगी, देखो मैं यहाँ पर देखो पहले एक बीच में सारणी बनाऊंगा इस तरह से। देखो मेरे पास है x + y = 4, मैंने x माना, y माना। अगर मैं x का मान 0 लूँगा तो पता y का मान क्या आएगा, 4 आएगा यहाँ रखने पर। और मान लो मैंने अगर x का मान मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, जब मान लो मैंने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आएगा, 4 + 2 कितना आएगा, 2 आएगा ना। फिर मान लो मैंने x का मान इस बार 4 रख दिया है तो y का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो ये बीच में इस रेखा को इसमें कन्वर्ट करने का आपको देखो इसमें कुछ निर्देशांक जरूरत पड़ी आपको, कौन से की, एक तो 0 4 आ रहा आपका, एक 2 2 आ रहा है, एक आ रहा आपका 4 0। अब आप इन बिंदुओं की सहायता से आप इसको आराम से जो निर्देशांक ज्यामिति आप उसको उसमें कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। यहाँ 0 मान लेंगे आप, 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, लिख दिया ना। अब देखो पहला बिंदु आपका क्या है, 0 4 है, यानी x का मान 0 y का मान 4 है, तो बिंदु यहाँ पर आएगा आपका 0 4। फिर 2 2 कहाँ पर आएगा, x का मान भी 2 और y का मान भी 2, बिंदु आएगा यहाँ पर।
फिर आ रहा है 4 0, वो आएगा यहाँ पर 4 0। अब देखिए जब आप इनको स्केल से मिलाओगे ना तो मतलब बिल्कुल आपको एक इसमें सीधी रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है नहीं, बिल्कुल वैसे आपकी ग्राफ में क्या आएगी, बिल्कुल एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होने वाली है। और ये इस रेखा का नाम क्या है, x + y = 4। तो अब आप समझ गए होंगे भली भांति कि पहले मेरे पास क्या थी, बीजगणित समीकरण थी। अब देखो ये ज्यामितीय रूप में आ गई ना, ये रेखा हो गया आपकी, ये रेखा तो एक, इसको आपने ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित कर दिया कि आपकी रेखा का समीकरण, ठीक है ना। क्योंकि रेखा देखो बहुत सारी है, लेकिन रेखा किस दिशा में आएगी वो दिशा आपको इनकी सहायता से पता लगी है। क्यों रेखा आप ऐसे भी ले सकते थे, आप ऐसे इस तरह से भी, ऐसे भी, मतलब रेखा को आप कैसे भी ले सकते थे, लेकिन आपने रेखा को यहाँ पर क्या लिया, आपने रेखा को इस तरह से लिया है। इस बात का पता आपने कहाँ से लगाया, यहाँ से लगाया। जब आपने खींचा तो आपको रेखा ये प्राप्त हुई। अब देख लो, आपने पहले इसको किस में कन्वर्ट किया, इसमें इन बिंदुओं में कन्वर्ट किया आपने, और इनको बाद में यहाँ पर। तो देखो बीजगणित को रेखागणित से जोड़ने का काम कौन कर रही है, यहाँ पर इनको जोड़ने का काम कर रही है वो आपकी निर्देशांक ज्यामिति कर रही है। तो यहाँ पर जो निर्देशांक ज्यामिति शब्द आपका गणित की शाखा है, इसका मतलब क्या है, तो आपको ये बताना है कि बीजगणित को रेखागणित या ज्यामिति में जो कनेक्टिंग का काम करती है, यानी जोड़ने का काम करती है, वह शाखा क्या कहलाती है, आपकी निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हमने भी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा है। अब देखो इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, अब जैसे मान लो कोई बिंदु होता है, उस बिंदु की आपको अगर सिचुएशन बतानी है तो उसके लिए आपकी कौन सी कंडीशन काम आएगी, निर्देशांक ज्यामिति काम आएगी। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपकी दो लाइनें होती है, तो ये लाइन ये होती है आपकी, एक लाइन ये होती है, ये एक्स माननी है आपको, ये एक्स डैश, ये वाई माननी है, और ये वाई डैश। इस लाइन का नाम आपको अक्ष रखना है, और इस लाइन का नाम क्या रखना आपको, वाई अक्ष रखना है। यानी आपके पास दो लाइनें हैं, एक का नाम अक्ष रखोगे, एक का नाम क्या रखोगे, वाई अक्ष, ठीक है। अब देखो, अब अक्ष दो लाइन होती है, वो क्या करती है, ध्यान रखना, जो हमारे पास समतल होता है उस समतल के बिल्कुल क्या होती है, समांतर होती है। अब समतल बोले तो हम जैसे मालूम फर्श की बात करें, अब मैं जिस फर्श पर खड़ा हूँ उस फर्श के बिल्कुल अगर मैं समांतर को रेखा खींचता हूँ तो क्या कहलाएगी, मेरी अक्ष कहलाएगी। यानी जो फर्श है मेरा वो एक तरह से किसका काम कर रहा है, वो अक्ष का काम कर रहा है, यानी अक्ष का काम कर रहा है। इसका नाम आप क्षैतिज रेखा भी आप इसको मान सकते हो, ठीक है ना। अब जो फर्श के ऊपर देखो लंबवत आ रहा है, देखो ये दीवार जो है वो बिल्कुल फर्श के ऊपर लंबवत आ रही है, तो ये दीवार किसका काम कर रही है, ये वाई इसका काम कर रही है, या इसको आप ऊर्ध्वाधर रेखा भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। उसको आप क्षैतिज रेखा बोल सकते हो, इसको आप ऊर्ध्वाधर रेखा बोल सकते हो, ठीक है ना। तो क्षैतिज रेखा है वो अक्ष है, और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, वो वाई अक्ष है। और जहाँ पर दोनों काटती है आपस में, उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे, मूल बिंदु। और उस मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, हमेशा 0 0 होते हैं, ठीक है ना। यह आपका मूल बिंदु यानी ओरिजिन होता है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, आपके 0 0 होते हैं। उसके बाद देखो, अब आपको और भी ध्यान रखना है, इस अक्ष पर इधर आपका मान क्या आएगा, धनात्मक, यानी 1 2 3 4 5 6। इधर आपका मान आएगा ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5 -6। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त हुआ है, ये 4 कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, ये आपका थर्ड चतुर्थांश कहलाता है, और ये आपका फोर्थ चतुर्थांश कहलाता है। ये 4 चतुर्थांश आपको प्राप्त हो गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब जो इनमें देखो मान होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में आपका मान हमेशा अक्ष का भी धनात्मक आएगा और वाई का भी क्या आएगा, धनात्मक। इसमें अक्ष का ऋणात्मक और वाई का आएगा धनात्मक, इसमें दोनों आपके ऋणात्मक आएंगे, इसमें अक्ष का धनात्मक और वाई का ऋणात्मक। इस तरह से आपको ये मान वो प्राप्त होते हैं। अब दूसरी बात और देखो, ये जो
यहाँ पर बिंदु आए, जैसे मान लो मेरे को बिंदु लेना कोई, जैसे मान लो ये बिंदु लिया आपने, इस बिंदु का निर्देशांक कितना आएगा, हमेशा पहले अक्ष का मान पहले आएगा, यानी 3,2 आएगा। अब जैसे मान लो कि मेरे को 5 और 2 दिखाना है मेरे को, तो कहाँ दिखाऊंगा मैं, तो पहले एक्स देखना आपको 5, वाई 2 देखना इधर, दोनों कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर, ये आपका 5 2 कहलाएगा। फिर इधर आपका -2 है, ये 4 है, तो आपका बिंदु कहलाएगा -2,4, एक्स का मान -2 और वाई का 4, ये बिंदु हो गया आपका यहाँ पर। फिर देखो, अगर देखो मान लो इधर बात करें इसकी, मान लो ये बिंदु क्या आएगा आपका, हमेशा पहले एक्स का मान पहले आएगा, तो एक्स का मान 5 है और वाई कितना है -3। तो कोई भी बिंदु की स्थिति आप इस तरह से ग्राफ में दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया आपके बिंदु। अब एक बात आपको विशेष और याद रखनी है, कौन सी, मान लो मैंने यहाँ पर कोई बिंदु लिया इस अक्ष के ऊपर, इसका निर्देशांक 1,0 आएगा, यहाँ पर लूँगा तो 3,0, यहाँ पर 4,0, यहाँ पर -2,0, या -4,0, या -6,0। तो देखो इनसे एक बात प्रमाणित हो रही है कि इस रेखा पर यानी अक्ष पर आप जितने भी बिंदु लेंगे उन सब के लिए जो y निर्देशांक आपका है उसका मान बिल्कुल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो अक्ष का मान तो कुछ भी आ रहा है, या 4 या 3 या 1, लेकिन y का सब में क्या आ रहा है, बिल्कुल देखो 0 आ रहा है, यहाँ 0, सब जगह y का मान 0 है ना आपका। अब मान लो यहाँ तो बिंदु लिखे हुए थे, अब मान लो मैंने बोला कि एक अक्ष आपका यहाँ तक आगे, तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आएगा, अब देखो यहाँ पर मैं 7 8 का पता नहीं क्या आएगा, तो उस कंडीशन में आप इस बिंदु क्या बोलेंगे, आप इसको x, 0 बोलेंगे, यानी x का मान तो कुछ भी हो सकता है, आपका x अवस्था मान लो, लेकिन y का मान वहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। ठीक है ना। तो जब आपसे कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो, तो हमेशा याद रखना है कि उस बिंदु को क्या मानना पड़ेगा आपको, x, 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि अक्ष पर x का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर y का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात, इधर देखिए यहाँ जो बिंदु आ रहा है मेरे पास, उसका निर्देशांक आपका 0,1 है, क्यों, x का मान 0 y का 1 है, यहाँ पर लिया 0,3, यहाँ पर लिया 0,5, इधर लूँगा मैं तो 0, -2, और यहाँ पर लिया 0, -4। तो ये आपने बिंदु लिए सारे। अब देखो यहाँ पर मैं अगर और बिंदु लूँगा तो भी आपका आएगा 0, -5। अब इन सब से देखो एक बात ये प्रमाणित हो रही है कि देखो सब जगह x का मान बिल्कुल देखो 0 आ रहा है, और y का देखो मान आपका कुछ भी आ रहा है, सब में आ रहा है अलग अलग, यानी आपने इस y अक्ष पर जहाँ पर भी बिंदु लिए सारे आपके, ये मान लो ये सारे बिंदु आपके, इन सब पर एक बात प्रमाणित है कि सब जगह आपका अक्ष कोऑर्डिनेट का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी अक्ष निर्देशांक का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर आपसे बोले कि यहाँ पर बिंदु क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0, y आएगा, क्योंकि x का मान तो 0 है ही बता आपको, और y का मान आपका कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर आपको कोई बिंदु ये बोले, कोई व्यक्ति आपसे ये बोले कि y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो, तो आपको यहाँ पर उसको क्या बताना, लिख के 0, y, जो बिंदु P आएगा ना आपका, वो कितना आएगा, 0, y। इस बात का मतलब है कि वहाँ x का मान तो फिक्स पता आपको 0 ही होगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा। ठीक है ना, x का मान तो आपका 0 हो गया, और y का मान आपका कुछ भी हो सकता है, तो बिंदु क्या होगा आपका 0, y। तो ध्यान रखना है, x अक्ष पर बिंदु पूछे तो x 0, y अक्ष पर पूछे तो 0, y। इस तरह से आप ये बिंदु वो मान सकते हो। ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया अभी इनके बारे में। अब देखिए हम कुछ और बातें करें आगे, जैसे मान लो ये आपने यहाँ तक भी सीख लिया है, अब कुछ विशेष बातें आप और देखिए। जैसे इस टॉपिक में आप सीखने वाले हो, यहाँ पर आप 4 बातें मुख्य रूप से सीखोगे। पहली बात आप सीखोगे यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी का मतलब जैसे एक बिंदु मेरे पास ये A है, तो मान लो x1 y1 z1 है, और मान लो मेरे पास एक B है,
तो x2 y2 क्या है, z2 है। इनके बीच की आपको दूरी वो प्राप्त करनी है। तो देखो इसका बिल्कुल आपने तरीका पढ़ रखा है रूट में x2 माइनस, हालांकि देखो आप तो 2D पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पर z नहीं आएगा, ठीक है ना, केवल 2 ही आएंगे। 2D पढ़ रहे हो आप, 3D नहीं पढ़ रहे। 3D आपकी बड़ी क्लास में आएगी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपकी दूरी। दूरी का मतलब उन दोनों बिंदु के बीच में दूरी है ना, उस दूरी का आपको मापन करना है। और ये जो दूरी आपको हमेशा क्या मिलेगी, हमेशा आपको धनात्मक ही प्राप्त होगी। दूरी आपको हमेशा क्या मिलेगी, धनात्मक ही मिलेगी, ठीक है ना। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये देखो अंतः विभाजन का मतलब क्या होता है। देखो अंतः विभाजन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मेरे पास ए बी को रेखाखंड है, मैंने इस रेखाखंड पर एक कोई बिंदु पी इस तरह से लिया है। अब देखो इसको ये दो भागों में डिवाइड कर रहा है ना, एक भाग इधर आ रहा है आपका, ये इतना, एक भाग इधर आ रहा है। तो इस ए बी के दो टुकड़े हो गए। तो पी इसको क्या कर रहा है, पी इसको अंतः विभाजित कर रहा है। और मान लो इधर वाला भाग है उसका, मान लो m1 मान है, इसका क्या है m2। मतलब जब आप इन दोनों को माप को काटोगे तो आपको अनुपात कितना प्राप्त होगा, m1 अनुपात है m2। तो ये तो आपने अभी अंतः विभाजन के बारे में पढ़ा है। अब देखो एक होता है आपका बाह्य विभाजन। देखो बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास ये भी रेखाखंड है। अब बिंदु P अगर इसको बाह्य रूप से विभाजित करेगा तो मान लो कि वो बिंदु आपका इस लाइन के ऊपर ना करके मतलब कहीं पर भी आ सकता है। मान लो यहाँ पर आ गया बिंदु P आपका। अब इसकी एक तो A से P तक की दूरी होगी, ये m1 मानी जाएगी। एक आपकी B से P तक की दूरी क्या होगी, m2। तो जो m1 अनुपात m2 माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा ना, दोनों का जो बाह्य विभाजन है उसका अनुपात माना जाएगा m1 अनुपात m2। तो ये होता है बाह्य विभाजित करना, और वो होता है आपका अंतः विभाजित करना। दूरी जो है ना आपकी उस बिंदु P की हमेशा दोनों बिंदु से मापी जाएगी। देखो आपने यहाँ पर भी A की P से दूरी मापी है, वो m1 कहलाई आपकी, और P की B से कहलाई, वो आपकी m2 कहलाई। तो यहाँ पर देखो दूरी आपकी A से P तक की होगी AP, B से P तक की BP। इन दोनों का अनुपात क्या आपका m1 अनुपात है m2। तो ये आपने अंतः और बाह्य विभाजन के बारे में सीखा है। मध्य बिंदु का देखो मतलब क्या होता है, जैसे भी रेखाखंड है, ऐसा बिंदु जो इसको मतलब बिल्कुल दो बराबर भागों मार दे ऐसे, जैसे मान लो ऊपर 8 सेमी का था, 4 सेमी इधर 4 सेमी इधर, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इसका मध्य बिंदु है वो कहलाने वाला है। तो देखो ये हमने एक बार भी इस टॉपिक के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो प्राप्त किया है। अब हम जो आगे इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न है उनका स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए आप कुछ क्वेश्चन आगे देखो। अभी मैंने ये बात समझा दी आपको, दूरी वाली बात है। एक बार इसको दोबारा देख लो आप। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर कोई बिंदु P आ रहा है, जो मान लो x1 y1 है। यहाँ पर मान लो कोई बिंदु मेरे पास Q आ रहा है, जो x2 y2 है। अब आपको दूरी PQ निकालनी है, P से Q तक की दूरी। आप ऐसा करेंगे, पहले आप इस अक्ष के समांतर रेखा लेंगे यहाँ से, एक आप इसके समांतर रेखा लेंगे यहाँ से, ये PQ, इसको मान लेंगे आप R। अब देखो यहाँ जो बिंदु P आ रहा है ना, देखो इसी की सीध में आपका यहाँ पर बिंदु, जैसे मान लो A बिंदु आया तो क्या आएगा आपका x1, 0 आएगा। क्योंकि मैंने अभी समझाया आपको अक्ष पर क्या होता है, y का मान 0 होता है। और जब आप यहाँ पर बिंदु लेंगे तो ये आएगा x2, 0। यहाँ पर y का मान बिल्कुल 0 आ रहा आपका। अब जो आपकी ये P से जो R तक की दूरी है वो कहलाएगी आपकी कौन सी, x2 माइनस x1 कहलाएगी। क्यों, जिससे मान लो आपको पता है कि यहाँ मान लो 0 है और यहाँ मान लो 2 लिखा है मैंने, यहाँ मान लो 4 लिखा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 इकाई है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की 4 इकाई है, ठीक है ना। और जब मैं इस दूरी की बात करूँगा तो 4 माइनस 2 यानी क्या आएगी, 2 ही आएगी। और देखो वैसे भी 2 ही आ रही है, तो ये दूरी आपकी आ रही है x2 माइनस x1। और अगर देखो इस दूरी की बात करें, यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो 0, y1, यहाँ पर आएगा 0, y2। अब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो बन जाएगी y2 माइनस y1, और ये भी y2 माइनस y1, ठीक है ना। अब जब आपको इससे PQ का मान निकालना है तो देखो इसमें आप क्या लगाएंगे, ये समकोण त्रिभुज होगी आपकी, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यानी PQ स्क्वायर बराबर आएगा आपका PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर ही आ जाएगा।
और अब इसका देखो आपको मान भी प्राप्त करना है। पी आर का देखो जो मान आपका है वो कितना है, x2 माइनस x1 है का होल स्क्वायर, इसका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दिया ना। लेकिन आपको तो पी क्यू निकालना भी, तो पी क्यू कैसे है, इसका आपको रूट लेना पड़ेगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो फॉर्मूला है इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको इसी डायग्राम से क्या करना है, प्राप्त करना है, जो मैंने आपको ऐसे प्राप्त करके बता दिया है। तो देखो हमने ये आज इस फॉर्मूले को अभी प्रूव करने के बारे में सीखा है। अब इसमें आप पर्सनल जो 9.1 है उसका, तो मैं आपको जो बाकी दो फॉर्मूले है ना वो भी प्रूव करने सिखाऊंगा अभी, लेकिन वो बाद में सिखाऊंगा। आज मैं केवल आपको ये जो डिस्टेंस वाला है वो मैंने आपको बताया, दूरी वाला। अब आप देखो पहला जो क्वेश्चन अपना वो देखिए आप सारे। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, एक ऐसे डायग्राम बना रखा है इसने। तो देखिए जो पहला प्रश्न है उसमें आपको एक ऐसा डायग्राम बना के दिया गया है। इसमें आपको पी क्यू आर के क्या निकालने हैं, निर्देशांक आपको प्राप्त करने हैं। तो देखो ये दो का गैप है, तो आपको पता है यहाँ भी इसमें क्या आएगा, 5 आएगा, या देखो इसके बीच क्या आएगा, 3 आएगा। तो बिंदु पी तो क्या होगा आपका 5,3। देखो क्यू की बात है तो क्यू का मान इधर कितना -4 है ना, यानी x पहले आएगा फिर आएगा y -4 से। और देखो यहाँ पर बिंदु आपका तो दोनों बीच में आ रहा है ना, तो -3 यहाँ पर है -2। या एस में देखो इधर यहाँ पर दोनों बीच में आ रहा है ना, एक आ गया यहाँ पर, या -5। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः पी क्यू आर व एस के निर्देशांक क्रमशः, यानी पी का तो हो गया 5,3 और क्यू का हो गया -4,6 और आर का हो गया -3 -2, तथा एस का मेरे पास क्या हो गया है, यानी 1 -5 ये होंगे। ये तो पी का है, वो क्यू का है, वो आर का है, फिर ये एस का है। ठीक है ना। ये तो हमने अभी इसका पहला जो क्वेश्चन है वो पढ़ा है। यानी डियर स्टूडेंट, आज हमने इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशन ज्यामिति के बारे में आपने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़े हैं, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये सारा मैंने अभी आपको बना के बताया है। बाकी जो प्रश्न है उनकी बात हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन हो समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।